नमस्ते। मैं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। मैं वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स के जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए जो आंसर्स देने पड़ेंगे सबको अलग अलग से, वो बेहतर है कि मैं एक साथ ही आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू दूँ। इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के कुछ क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट किए, 2-3 क्वेश्चन इसमें भी कवर कर लूँगा। ऑल इंडिया कोटा में किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए और स्टेट लेवल कोटा में किसको पार्टिसिपेट करना है। मेडिकल एडमिशन प्रोसेस वो एमबीबीएस बीडीएस के लिए जो होती है वो एक ऑल इंडिया लेवल पे भी होती है जिसको एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करता है। और दूसरी जो प्रोसीजर रहती है अगर हम महाराष्ट्र के लिए सोचेंगे तो mahaCET.org इस वेबसाइट से सीईटी सेल कंडक्ट करता है। तो स्टूडेंट का ये बहुत बार क्वेश्चन है कि सर हम दोनों कोटा से अप्लाई करें क्या, हम कौन से एक्चुअली कोटा से अप्लाई करें। तो जिनका भी स्कोर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है, उनके लिए अगर एम्स में आपको जाना है, सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसमें आपको जाना है, या फिर आपको आर्म फोर्सेस एएफएमसी में अप्लाई करना है, या फिर जो भी कॉलेजेस रहते हैं जो आपके स्टेट के हो या फिर दूसरों के स्टेट के हो, अगर उसमें जैसे कि मौलाना आज़ाद जैसा कॉलेज हो या फिर महाराष्ट्र का ही कॉलेज जो आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा हो, तो आपको अगर वो एक महाराष्ट्र की सीट स्टेट कोटा से सेव करनी है और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो इन दैट केस आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करोगे तो बेटर रहेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको अल्टीमेटली केईएम में ही जाना है और महाराष्ट्र डोमिसाइल ही है और उनका स्कोर 680 670 से भी ज़्यादा रहता है। तो अगर उनको ऑल इंडिया कोटा से केईएम मिल रहा है तो हम वो पहले ये ट्राई करते हैं कि उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी प्रोसीजर के थ्रू उनका फॉर्म फिलिंग करें, ताकि सभी जो बेनिफिट उनको स्टेट लेवल में मिलने वाले थे वो तो मिलने ही चाहिए। इन एडिशन टू दैट एक सीट बचेगी महाराष्ट्र के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एमसीसी प्रोसीजर ऑल इंडिया प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किन के लिए ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है? जिनका स्कोर बहुत कम है और उनका बजट बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए ये प्रोसीजर बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जिसमें हम डीम्ड यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए कौन से भी डायरेक्टली कॉलेज को फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, कहाँ पे भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आपको ऑफिशियल अलॉटमेंट होगा या फिर आपका कुछ भी मैनेजमेंट कोटा के साथ किसी भी कॉलेज के साथ डिस्कशन भी हुआ होगा तो भी आपको रजिस्ट्रेशन और ऑप्शन एंट्री मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के वेबसाइट से ही करनी पड़ेगी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को अगर आपको जाना है, आपके मार्क्स कम है, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, आपको मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के प्रोसीजर में आना पड़ेगा। महाराष्ट्र प्रोसीजर में किसको आना चाहिए? अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस बीएएमएस बीएचएमएस यूनानी फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीएएसएलपी नर्सिंग तक जो सभी कोर्सेस महाराष्ट्र में गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट और जिसको हम प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं इसमें अवेलेबल है, तो उनका एडमिशन प्रोसीजर ये mahaCET.org वेबसाइट से होता है। उनका रजिस्ट्रेशन एक ही फॉर्म में रहता है। तो जिनको भी ऐसे कोर्सेस में इंटरेस्ट है ना, तो उनको महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म भरना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जो ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करने वाले थे और उनका महाराष्ट्र डोमिसाइल था, उनके लिए भी मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऑन सेफर साइड आपको महाराष्ट्र का फॉर्म भर के रखना चाहिए। जिनके मार्क्स कम है, ज़्यादा है, क्वालिफाई भी नहीं है नीट में, फिर भी फिजियो या फिर दूसरे कौन से कोर्सेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, जिनको प्राइवेट में अप्लाई करना है, जिसको हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलते हैं, उसमें भी अप्लाई करना है, गवर्नमेंट में भी अप्लाई करना है, कौन से भी कॉलेज में अप्लाई करना है, तो ये प्रोसीजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक हमेशा और एक डाउट रहता है, वो मैं इसके साथ ही क्लियर करना चाहता हूँ, वेटरनरी के ऑप्शंस हम कौन से प्रोसेस में दे सकते हैं। तो वेटरनरी के लिए अलग ही पूरा प्रोसीजर रहता है। आप महाराष्ट्र कोटा से सीईटी सेल के वेबसाइट थ्रू ये फॉर्म नहीं भर सकते या फिर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू भी ये ऑप्शन नहीं दे सकते। सो अगर हम दूसरा इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं कि बीवीएससी के लिए आपके पास कैसे अप्लाई करने का तरीका है, तो आपके पास दो तरीके हैं जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनके लिए, स्पेशली जो बेसिकली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे रहेंगे कि हम दो पहले कवर करते हैं। एक तो ऑल इंडिया लेवल जो वीसीआई कंडक्ट करता है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो दूसरा रहता है वो माफसू कंडक्ट करता है। उसमें 5 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं महाराष्ट्र के, उसके लिए mafsu.ac.in नाम की वेबसाइट है, उसका एप्लीकेशन निकलता है, उसके हिसाब से फॉर्म भरना रहता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें भी प्रेफरेंस फॉर्म भरने का आपको टाइम मिलेगा। तो ये दोनों प्रोसीजर के थ्रू आप माफसू मतलब
एनिमल हस्बेंड्री की जो वेबसाइट है उसके लिए जो ऑफिशियल महाराष्ट्र की वेबसाइट है उसके थ्रू ही ये सारा प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट ही सारे कॉलेजेस है, तो आपको सीईटी सेल के थ्रू ये फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन ये भी रहता है, नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली ऐसे एडमिशन प्रोसीजर बट एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन रहता है। तो मैंने जितने भी बैंक के साथ डिस्कशन किया तो ये पता चला कि एजुकेशन लोन मिल सकता है स्टूडेंट को, पर उसका अमाउंट जो है वो विदाउट मॉर्गेज कुछ भी अगर उनके पास रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो इन दैट केस 7 लाख तक का ही सैंक्शन हो सकता है। 7 लाख तक का बजट आपके पास गवर्नमेंट में अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली काम हो जाएगा, पर प्राइवेट में आपको जाना है तो ये 7 लाख काफ़ी नहीं रहेंगे अगर हम MBBS के रिगार्डिंग सोचते हैं तो इन दैट केस आपको अगर एजुकेशन लोन चाहिए तो उसके लिए मॉर्गेज कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ मॉर्गेज रख के इक्विवेलेंट अमाउंट का जो भी आप बैंक वो बताएगा उसके हिसाब से आप एजुकेशन लोन निकाल सकते हो। पर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं भी खुद जब पढ़ा हूँ तब एजुकेशन लोन लेके ही पढ़ा हूँ, तब मुझे ये पॉइंट पता है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया, जो आप फर्स्ट ईयर में अमाउंट उठाते हो तो उसी पॉइंट से आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है। बहुत बार ये गलत फैमिली रहती है कि पूरा सर कोर्स खत्म होने के बाद ये इंटरेस्ट उस पर लगाना स्टार्ट कर देंगे। इंटरेस्ट तो लगना स्टार्ट हो ही जाता है, पर आपको जो पे करना है तो आप वो आपका कोर्स कंप्लीट होने तक नहीं पे करोगे तो भी चलता है, उसके बाद आप पे कर सकते हो, ऐसा रूल है, बट इंटरेस्ट तो उस पर लगता ही रहेगा। तो बेटर है अगर पेरेंट्स इतना इंटरेस्ट वाला पार्ट भी उठा लेंगे तो भी बहुत सारी हेल्प स्टूडेंट के लिए हो जाएगी। तो एजुकेशन लोन के लिए आपको क्या करना है, आपका जहाँ पे अकाउंट है या फिर आपके पेरेंट्स का जहाँ पे भी अकाउंट है वहाँ पे जाके आपको मैनेजर से मिलना है, आपका कोर्स जो भी सिलेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग उनको टेंटेटिव आइडिया देनी है, कितना खर्चा आएगा, वो अकॉर्डिंगली आपको वो सारा प्रोसीजर बता देंगे और आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। पर इसमें एक प्री रिक्विजिट ऐसा भी है कि फर्स्ट ईयर की जो भी फीस रहेगी आप अपने साथ रेडी रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो डेफिनेटली बैंक वो रीइंबर्स करता है आपको फिर से, पर आपको पहले ही एडमिशन मिलने से पहले ही वो जो 4-5 दिन का टाइम रहता है उस दिन में ही ये डिमांड ड्राफ्ट डेफिनेटली बनेगा, इसकी श्योरिटी नहीं रहती। तो बेटर वे आप फर्स्ट ईयर की प्रोविजनल कहाँ से ना कहाँ से तो करके रखो, वो एक बार वापस मिल जाएगा तो आप रिटर्न उन सभी लोगों को वो पैसे दे सकते हो। और एक सवाल इसमें ही कवर कर लेता हूँ, प्रेफरेंस फॉर्म कब स्टार्ट होगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन है। प्रेफरेंस फॉर्म पहले कब, मैंने जो से प्रोसीजर बताया था वो आपको टाइमलाइन देखनी चाहिए। एक शायद से एक अंदाज़ा है कि 5 दिन 6 दिन में महाराष्ट्र प्रोसीजर स्टार्ट होगी। महाराष्ट्र प्रोसीजर स्टार्ट होगी मतलब क्या होगा, उसमें भी पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र प्रोसीजर में एलिजिबल है और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन कॉल किया जाएगा। उसमें आपको आपके डिटेल्स फिलअप करके, पेमेंट करके, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको स्टेट मेरिट रैंक आएगा और स्टेट मेरिट रैंक आने के बाद आपको वो एक फॉर्म भरने के लिए, पहले तो MBBS BDS का फॉर्म भरने के लिए और बाद में 2 राउंड होने के बाद बाकी सारे कोर्सेज के लिए फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है प्रेफरेंस फॉर्म कब भरने हैं, तो इसका आंसर ये है कि प्रेफरेंस फॉर्म पहले SML आएगा उसके बाद ही भरने हैं। उसका शेड्यूल कुछ भी कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, टेंटेटिव भी अवेलेबल नहीं है, जैसा अवेलेबल होगा हम आपके साथ वो डेफिनेटली शेयर करेंगे। फोर्थ एक क्वेश्चन ऐसा है कि किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदा में अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन में ही करता हूँ। AACCC नाम की एक वेबसाइट है आयुष मिनिस्ट्री की। आयुष के अंडर कौन से कोर्सेज आते हैं, A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड्स फॉर योगा, U स्टैंड्स फॉर यूनानी, S स्टैंड्स फॉर सिद्धा, H स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। ये सारे कोर्सेज का एडमिशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है AACCC। पर इसमें कौन से कॉलेज आते हैं, जैसे कि MBBS BDS के लिए MCC कमेटी है जो फॉर्म ये निकालती है और एडमिशन कंडक्ट करती है, वैसे ही AACCC अथॉरिटी ऐसे है कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के सभी आयुर्वेदा होम्योपैथी कॉलेज प्लस जो ऑल इंडिया कोटा से 15% कोटा जो रहता है हर एक कॉलेज का, गवर्नमेंट BAMS BHMS और यूनानी वगैरह सब कॉलेज का मिला के जो भी सीट्स रहते हैं 15% का, उसका एक एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट करता है। उसमें एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसमें पेमेंट
वो जैसे MBBS BDS में सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख देना पड़ता है, वैसे यहाँ पे 55,000 देना पड़ता है। तो 55,000 आपके अगर कार्ड से हो सकता है तो बेटर है, अगर आपके कार्ड से नहीं हो सकता है तो इन दैट केस आपको वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना पड़ेगा। तो आपका इंटरनेट बैंकिंग आप चालू करवा लीजिए, कौन से भी अकाउंट से करेंगे तो नो इशू, पर एक ध्यान में रखिए कि जो रिफंड वापस आता है ये 55,000 में से 50,000 का, तो वो उसी अकाउंट पे आएगा जिसमें से आपने ये डेबिट किए रहते हैं पैसे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सा किसी का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और उस पर ही रिफंड आने वाला है। तो आपको ये इंटरनेट बैंकिंग, उसका यूज़र आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, उसमें भी अगर कुछ प्रोफाइल पासवर्ड वगैरह रहेगा तो वो सब नोट करके ऑलरेडी ट्रांजैक्शन करके रखना है। वो एक आपके पास अगर सिक्योरिटी के हिसाब से आपने ट्रांसफ़र करके रखा होगा बेनिफिशियरी वगैरह ऐड करके, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका ये यूजिंग अकाउंट है इंटरनेट बैंकिंग का। जब ये फॉर्म निकलेगा तब आप रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कर लोगे, पेमेंट कर लोगे, उसके बाद प्रेफरेंस दोगे और आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि AA CCC ये क्या है और आयुर्वेदा के डीम्ड यूनिवर्सिटी को कैसे अप्लाई करना रहता है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट नहीं कर सकते और उसके साथ वो अलग से उसका कुछ कॉलेज वाइज फॉर्म रहता नहीं है। तो AA CCC के थ्रू ही ये सारा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। आयुर्वेदा में जब कट ऑफ की बात आती है तब जिनके मार्क्स कम हैं उनके लिए और एक क्वेश्चन है कि कर्नाटका। कर्नाटका के कॉलेजेस में BAMS में कैसे अप्लाई करना है। नॉर्मली BHMS के लिए मैं कर्नाटका सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि महाराष्ट्र में ही वो एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, पर अगर हम BAMS की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 350 से नीचे कट ऑफ आना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। पर इन दैट केस अगर 350 से मार्क्स कम है और आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए और वो कर्नाटका में है तो वो कैसे लेना है, तो उसके लिए भी एक ऑफिशियल प्रोसीजर है। उनकी KEA कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट है, उस पर जाके आपको जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा तब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे ही MBBS BDS के लिए प्रोसीजर होती है वैसे ही BMS BHMS के लिए भी प्रोसीजर होती है। जब नोटिफिकेशन आएगा आपको वहाँ पे एज अ नॉन डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका ऑल इंडिया कोटा 15% से अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका नंबर आएगा, आपको प्रेफरेंस भी देने पड़ेंगे और उसके साथ नॉर्मली 1.5 लाख टू 3 लाख ऐसा फी स्ट्रक्चर रहेगा और उसके साथ आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो मुझे कवर करने के लिए लगा कि आज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेरीज जब आते हैं तब सेम आंसर मिलने के लिए, सेम सभी लोगों को सेम जवाब देने से बेटर मुझे लगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर कर दूँ। ऐसा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव आंसर चाहिए तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट में डेफिनेटली मेंशन कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको और भी लगता है तो ऐसे ही सारे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है अस्मी मेडिकल नाम से, उसको ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको टाइमली अलर्ट्स भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।